बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑन द इशू में मैं हूं आपके साथ ज़िशान अली। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के ऊपर। अफ़गानिस्तान में मुकम्मल तौर पर तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। काबिल एयरपोर्ट की अगर बात करें तो अमेरिका के 3,000 लोग जो हैं वो इस टाइम काबिल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जिन्हें बचाने के लिए अमेरिका अपनी 6,000 की जो फ़ौज है वो काबिल एयरपोर्ट पर भेजने को तैयार है। सिर्फ काबिल का वो एयरपोर्ट ही थोड़ा सा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर अमेरिका की फ़ौज मौजूद है। बाकी तमाम अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने अपना कंट्रोल पूरी तरह से हासिल कर लिया है। उसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो नाज़रीन, भारत ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा रहा है कि पाकिस्तान हमेशा से दहशत गर्दों का साथ देता आया है। वो तालिबान को मुकम्मल तौर पर दहशतगर्द तस्वुर कर रहा है। भारत का कहना है कि ये सिर्फ पाकिस्तान की वजह से ही तालिबान जो हैं वो अफ़गानिस्तान पर काबिज हो सके हैं। उसके अलावा उनके अपने टीवी शो में जो इंडिया के एंकर्स हैं वो ये बात करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के बेचारे लोग हमसे मदद मांग रहे हैं। वो आंसुओं के साथ रोते हुए ये फरियाद कर रहे हैं कि हमें किसी तरह अफ़गानिस्तान से बचाया जाए, तालिबान से बचाया जाए। तो नाज़रीन, दहशतगर्द कहने वाला वो मुल्क भारत, जो कि सबको पता है एक उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है भारत का, वो गद्दार भी है, वो दोगलापन भी रखता है। इतने सालों से अमेरिका के तलवे चाटने वाला भारत आज उठकर पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों का साथ देता है। तो ज़रा कोई भारत से ये तो पूछे कि कश्मीर में 2 सालों से जो कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है, कश्मीरी नहत्ते कश्मीरियों को जो शहीद किया जाता है रोज़ की बेसिस पर, उसे भारत को हम दहशत गर्द कहेंगे या फिर भारत को हम कोई ऐसा लकब इस्तेमाल करें भारत के लिए कि उन्हें बहुत नरम दिल रखने वाले लोग हैं भारत के। बल्कि ऐसा नहीं, भारत की जो हुकूमत है वो इस टाइम पूरी तरह से बुखलाहट का शिकार है। उन्हें कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि तालिबान इस तरह से अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेंगे, क्योंकि वो हमेशा से अमेरिका के साथ जुड़े रहे हैं, अमेरिका की पॉलिसीज़ को वो फॉलो करते हैं और अमेरिका को लेकर वो बहुत आगे तक जाने को तैयार थे। उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर अपने बहुत ऐसे काम भी किए जिससे वो अमेरिका के बहुत क्लोज रह सके। अब जब अमेरिका पीछे भाग चुका है, वापस भाग चुका है उसकी शिकस्त के बाद, भारत जो है वो अब अमेरिका को भी इल्ज़ाम देते हुए नज़र आ रहा है और वो पाकिस्तान को भी इल्ज़ाम दे रहा है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर चीन के सर पर इतना बड़ा कदम उठा रहा है, वैसे पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं है। तो मेरे ख्याल से भारत वालों को ये पता होना चाहिए कि अगर इन्होंने पाकिस्तान की अफवाज की, पाकिस्तान की अवाम की हिम्मत चेक करनी है तो एक बार आए, खुलकर मुकाबला करके देख लें। नाज़रीन, इन सारों के ऊपर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवाता जाऊँ। राना खालिद साहब हैं, तजिया निगार हैं, इनके साथ साथ समर भट्टी साहब हैं, तजिया निगार। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी समर साहब, सबसे पहले आप मुझे बताइएगा, भारत में जो इस टाइम सिचुएशन है वो सफ़े मातम बिछा हुआ है उनकी गवर्नमेंट को लेकर। वो पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं जिनका कोई ना तो कोई सर है और ना कोई पाँव है। जी बेसिकली मुझसे बात करेंगे। जी जी समर साहब। जी जी बेसिकली ज़िशान साहब, भारत ने शुरू से ही अपना एक तरीक़ेकार गलत रखा। वो ये रखा कि अब ये जो खित्ता है जिसके अंदर पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, उसके साथ में सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं वो सारे, अब इस खित्ते के अंदर एक वाहिद भारत था कि जो अमेरिका के कैंप में बैठ के खेल रहा था। उसके माइंड में शायद ये बात थी कि ठीक है जी, अगर अमेरिका की अफवाज अफगानिस्तान में आई हुई हैं तो वो अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लेंगी और उसी में हमारा मफाद है। अब बेसिकली भारत का अगर अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट थी उसके रहने में ही भारत का मफाद था, उसके रहने से ही अमेरिका का मफाद था। अभी जब एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड तौर पे ये हो गया कि जी वहाँ का सारा कंट्रोल जब तालिबान के हाथ में आ गया, तो अभी भारत को ये पता चल गया है कि जी बाकी सारा खित्ता जो है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, चाइना, रशिया, आपने देखा रशिया ने भी इन हालात के अंदर भी उसने अपना सफारतखाना भी वहाँ पे कायम रखा है, यहाँ तक कि उसको भी अपने सफारतखाने का जो हमला है उसको भी वापस नहीं बुलाया। तो उसकी रीजन यही थी कि ये लोग अभी इस बार बेसिकली जो तालिबान आ रहे हैं वो बड़े एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। अच्छा, आप समर साहब ये समझते हैं कि 1990 जो है समर साहब ने अपनी जो मेंटालिटी शुरू से रखी है, समर साहब मेरा जरा छोटा सा सवाल सुन लें। तनहा रह गया है।
जी जी। आपको लगता है 1996 में जब तालिबान की अफगानिस्तान के ऊपर हुकूमत थी, उस टाइम उनका जो तरीक़ेकार था चलने का हुकूमत को लेकर, जिस तरह वो हुकूमत में थे, तब के माइंडसेट को और अगर आज के हम देखें उन्हें तालिबान को, तो ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आ रहा है? हेलो जी समर साहब। जी, सॉरी आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। अच्छा समर साहब, मैं मैं आपसे ये कह रहा था कि जी 1996 जी। में जब तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत थी, तब हाँ के हाँ। अगर तालिबान के माइंडसेट को देखें और आज जब वो दोबारा अफगानिस्तान में 20 सालों के बाद दोबारा इक्तदार में आ बहुत रहे हैं, डिफरेंस, उनका माइंडसेट ह्यूज कितना डिफरेंस, चेंज आपको लग रहा है? वेरी ह्यूज डिफरेंस। आप देखें उस वक्त की जो सोच थी ना तालिबान की, वो एक बड़ी पुरानी सोच थी कि जिसके अंदर एक थोड़ा आप समझ लें कि तकब्बुर भी पाया जाता था, या एक इस तरह की सोच पाई जाती थी कि उनका ये कहना होता था कि जी हम लोग तन्हा ही पूरी दुनिया को फतह कर लेंगे, और एक इस तरह की माइंडसेट था जिसके अंदर वो किसी टेक्नोलॉजी को नहीं मानते थे। राइट। आपने देखा था कि जी वो टीवी तोड़ने और पता नहीं क्या करना, सोशल मीडिया के ऊपर आना भी वो अवॉइड करते थे। लेकिन आज के जो तालिबान है उनको ये समझ आ गई है कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो सोशल मीडिया है, ये तो एक बहुत बड़ा हथियार है। आपने देखा कि ये जो रिसेंटली इसराइल और गजा में जो मामलात होते रहे, उसके अंदर गजा के ऊपर जो मजालिम ढाए गए, इस बार सोशल मीडिया वाला ही वो हथियार था कि जिसको गजा ने इस्तेमाल किया, और उसकी वजह से पूरी दुनिया उसके साथ उठ के खड़ी हुई कि नहीं ये गलत हो रहा है। अभी जो आने वाला टाइम है, बेसिकली हमारा टॉपिक इस तरह का आपने रखा है निशान साहब कि इसके ऊपर बहुत लंबी बात चली जाएगी, लेकिन मैं उसको कोशिश करता हूँ जितना शॉर्ट कर सकूं। जी जी। बेसिकली अभी जो टाइम चल रहा है, ये आप समझ लें कि कुछ ताकतें जो हैं वो चेंज होने जा रही हैं आने वाले टाइम में। हो सकता है कि उसके ऊपर मजीद को 5, 10 साल, 15 साल लग जाए, लेकिन दुनिया का एक जो पूरा फॉर्मेट है वो चेंज होने जा रहा है। वो देखिए वो इस वजह से क्योंकि अमेरिका जो था, इसकी ठीक है वर्ल्ड पावर था, वो है अभी भी, लेकिन अमेरिका की जो अप्रोच थी पूरी दुनिया के अंदर, वो कोई एक मतलब अमन पसंद हुक्मरान की तौर पे नहीं आई। ये लोग जहां पर भी गए ये असले के साथ गए, इन्होंने किसी जगह पे कोई अमन की बात नहीं की। इन्होंने, आप देखें हमारे कितने मुसलमान ममालिक हैं कि वहां पे मजालिम हो रहे हैं, वहां पे इन्होंने क्या अपना रोल अदा किया है। या आप ये देख लें कि जिस तरह इराक में जो हुआ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां पे एटमी हथियार का बहाना बना के वहां पे एंटर हुए, सारा अमेरिका सारा इराक तबाह बर्बाद करके रख दिया, लोगों की जानो माल की परवाह नहीं की वहां पे। क्या ये सारे मामला आपको क्या लगता है दुनिया नहीं देख रही? दुनिया देखती है। आज का जो सोशल मीडिया का दौर है, इसके ऊपर हर बंदा इसके साथ वेरी वेल अवेयर है। अभी जो टाइम है, ये वो टाइम है कि पूरी दुनिया उस बंदे को अप्रिशिएट करेगी कि जो अमन पसंद होगा, जो लोगों में आपस में प्यार मोहब्बत बांटने वाला होगा। इस तरह के जो मामलात हैं ये लाइफ टाइम नहीं चल सकते। और ये जो काम है अमन मुआहदे वाला, ये इस वक्त जो अगर आप किसी बंदे को अगर आप क्रेडिट देंगे तो वो चाइना है कि जो बेस्ट वे से चल रहा है। कि चाइना को आप देखें, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की कि जी 96 और अब में क्या फर्क है। 96 और अब में ये फर्क है, अभी जो तालिबान की जो मेंटेलिटी है ना, मैं कल एक देख रहा था, बल्कि आज उसके टीवी चैनल के ऊपर उन्होंने आके अपना एक मेरे ख्याल अरूज टीवी के नाम से वहां का कोई चैनल है, वहां पे वो फीमेल एंकर पर्सन है जो वो उनका इंटरव्यू कर रही हैं। अब वो क्या बताना चाह रहे हैं? वो बताना चाह रहे हैं कि जी हम लोग वो पहले वाली सोच नहीं रखते, हम लोग औरतों को उसके पूरे हकूक देंगे। हाँ ठीक है, इस्लामी निजाम लेकर आएंगे, लेकिन ये तो बात अंडरस्टूड है, हर बंदा जानता है कि जितनी प्रोटेक्शन औरत को इस्लाम में दी गई है इतनी किसी मजहब में नहीं दी गई। और यही वजह है कि आप देखें, आप बात कर रहे हैं कि जी कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। अमेरिका बजाते खुद मान रहा है, वो अपनी शिकस्त भी मान रहा है, वो ये भी मान रहा है, वो कह रहा है जी कि हम लोग मशरूत तरीके से तालिबान को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार है। और वो बड़ी एक आम सी रीजन उन्होंने रखी हैं। वो क्या रीजन है कि जी ये लोग औरतों को हकूक देते हैं कि नहीं देते, ये लोग जमहूरियत के हिसाब से चलते हैं कि नहीं चलते। वो ऑलरेडी वो बोल चुके हैं, वो कह चुके हैं कि जी हम लोग इस बार अगर आएंगे तो हम लोग बाकायदा एक अवाम की हक रायदही दे के बाकायदा तरीके से आएंगे। और अगर आएंगे तो वो सिर्फ एक, पहले तो ये था कि उनका जो माइंडसेट होता था वो सिर्फ ये होता कि हमने अफगानिस्तान को कंट्रोल करना है। इस बार उनका माइंडसेट ये है कि हम लोग
पूरी दुनिया के साथ अच्छे रवाबत राइट रखेंगे। राइट पिछले समर दिनों साहब, चाइना में एक वफद गया अफगानिस्तान से, तालिबान का, वो चाइना के साथ भी निगोशिएट करके आए हैं। और इसमें आप ये देख लें, ये समझ लें कि इस वक्त जो दो कैंप हैं, एक चाइना का और एक अमेरिका का, तो अगर आप देखें तो इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ जो ज्यादा झुकाव है वो चाइना वाले कैंप का है। अब चाइना वाले कैंप में भी जितने लोग हैं वो भी सारे उनके साथ हैं। तो आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि इस बार काफी चीजें बड़ी अनएक्सपेक्टेड होंगी। राइट समर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। चाइना भी एक्सेप्ट कर सकता है। राइट समर साहब, आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूँ, आपको दोबारा मैं मौका दूंगा। राना साहब, आप मुझे बताइएगा, जिस तरह से भारत इल्जामात लगा रहा है पाकिस्तान के ऊपर, भारत का भी चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होना चाहिए। तालिबान को दहशतगर्द करार दे रहा है, पाकिस्तान को उनका सपोर्टेड करार दे रहा है कि पाकिस्तान उसे टोटली तरह से सपोर्ट कर रहा है दहशतगर्दों को। तो मकबूजा कश्मीर के अंदर 2 सालों से जो इन्होंने कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है, कश्मीरी अवाम के जो हकूक हैं उन्हें सल्ब कर लिया हुआ है, तो आप भारत को ज्यादा बड़ा दहशतगर्द नहीं समझते? बात ये है शाम साहब कि मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि भारत जो है वो दुनिया के बड़े दहशतगर्दों में से एक मुल्क है। उसको उसका चेहरा दिखाई कुछ और देता है, असल में वो कुछ और है। राइट। मेरे हिसाब में जो कश्मीर में जुल्म ज्यादती वो रवा रखे हुए है, उस पे उसने तो जो करना था वो कर रहा है। वो कश्मीर को हड़प कर चुका है, उसका जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म कर चुका है। वो 2 साल से वो मुहासरे में लिए हुए है कश्मीर को। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो है जो खारजा पॉलिसी है वो भी उस तरह से शायद उसका चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब नहीं कर सकी। हम लोगों को ये नहीं बता सके कि ये जो भारत है वो वहाँ पे क्या कर रहा है, किस तरह से जुल्म ज्यादती कर रहा है। अभी हाल ही में जो 1-2 वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास हुए, हमें बदकिस्मती से वहाँ बुलाया भी नहीं गया, हमें वहाँ पे रखा, मतलब हमारा सुना भी नहीं गया। हमारे दरख्वास्त के बावजूद हमें वहाँ जो है ना बात करने की इजाज़त भी नहीं दी गई। हम भी खारजा पॉलिसी के महाज पे हम भी उस तरह से काम नहीं कर सके। और दूसरी तरफ जहाँ तक अफगानिस्तान में भारत के रोल की बात है तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मज़े की बात ये है कि ये 20 साल की ये जंग, ये जो तालिबान की है, जो तालिबान की फतह और उसके बाद फिर उनकी शिकस्त और आज फिर उनकी फतह, इसके पीछे भी अगर जाएं तो आप 79 में अगर जाते हैं तो आप देखते हैं कि भारत तब यूएसएसआर के कैंप में था। ठीक है, यूएसएसआर ने हमला किया, रशिया ने अमेरिका के ऊपर, वो गर्म पानियों तक रसाई चाहता था, मतलब पाकिस्तान के समंदर तक। राइट। लेकिन उसमें पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया मुजाहिदीन के साथ मिलके, और उसको यूएसएसआर को, उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर को, पाकिस्तान और ये मुजाहिदीन इन्होंने मिलकर शिकस्त दी। और ये सिर्फ शिकस्त रशिया की नहीं थी, ये भारत की भी शिकस्त थी। पहली शिकस्त भारत को तब हुई जब रशिया टूटा और रशिया वहां से दुम दबा के भागा। और आज दूसरी शिकस्त, आज ये बदकिस्मती देखे हैं उसकी भारत की, कि आज जब वो दूसरी बार वो उस कैंप में था जो आप शिकस्त से दो चार हुआ, और वो यहाँ से अपना इमरजेंसी में जो है वो अपने ट्रूप्स को निकाल रहा है। और अभी भी जैसा कि आप बता रहे थे कि 3000 जो है ना वो अमेरिकन जो है ना अभी भी काबुल में है, और उनको ले जाने के लिए 6000 जो वहाँ से फौजी आ रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि इस पूरी जंग में 79 से आज तक भारत वाहिद मुल्क है जो 2 बार शिकस्त से दो चार हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के एजेंसियां और पाकिस्तान के लोग इस बात पे मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, और बेबजा तौर पर मैं समझता हूँ मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि उनको दूसरी बार ये फतह नसीब हुई है। हम ये नहीं कहते खुदा न खास्ता को हम कोई वहाँ पे गर्म जंग लड़ रहे थे या हमारे वहाँ पे फौज लड़ रही थी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम अखलाकी तौर पर अफगानिस्तान के साथ थे, अफगानिस्तान की अवाम के साथ थे,
और अफगानिस्तान की अवाम की आज की तर्जुमानी तालिबान कर रहे हैं। और गुज़िश्ता कल की जो तर्जुमानी थी वो तब के मुजाहिदीन कर रहे थे, तब भी पाकिस्तान कामयाब हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात आज भी कामयाबी से हमकिनार हुई। राना साहब, मेरे ख्याल से भारत को अपनी शिकस्त की उतनी तकलीफ नहीं है जितनी उसे तकलीफ इस बात की है कि तालिबान ने भारत को भी धमकी दी है। जी जी, ऐसा ही है। और उन्होंने ये बरमला कहा कि हमें इससे निपटने दें, फिर हम कश्मीर से भी हम निपट लेंगे। इसका मतलब ये है कि भारत के लिए सबसे बड़ी फिक्र की बात ये है कि भारत के पांव के नीचे से तो जमीन निकल गई है ये सुन के तालिबान की बात, क्योंकि अमेरिका जैसी इतनी बड़ी सुपर पावर को अगर तालिबान कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर भारत उनके सामने क्या चीज है। जी जी, ऐसे वो मशरकी सरहद गर्म किए हुआ था और ऊपर से उसका ख्याल था कि मगरबी सरहद भी जो है वो उसके कंट्रोल में आ गई है। लेकिन कुदरत का अपना निज़ाम है। कुदरत ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की पॉलिसी साजों को, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम की दुआएं काम आई। और अभी जो इंडिया है उसका मकरूह चेहरा जो है वो सबके सामने आया। और वो जिस तरह से दुम दबा कर जैसे अमेरिका भाग रहा है वो भी इसी तरह भागा है। आपको याद होगा अभी जब ये खबर आई कि तालिबान ने मुहासरा कर लिया है काबुल का, तो वो इंडिया पहला मुल्क था जिसने पैनिक में उसमें वो चला गया और इमरजेंसी बुनियादों पे डॉक्टर जयशंकर का मैं सुन रहा था कि वो कहे जी हमारे लिए वहां से सफारती अमले को निकालना एक बहुत बड़ा काम था और ये हम बड़ी मुश्किल से वहां से हम अपने अमले को निकाल के लाए हैं। आपको याद होगा यही भारत है जिसने पाकिस्तान की सरहद के साथ साथ जो है वो अपने सफारत खाने और कौंसलेट खोल रखे थे, जहाँ से दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान में आती थी। और पाकिस्तान में जो ये जो धमाके होते थे उसमें वो हमारे जो यहाँ के दुश्मन थे पाकिस्तानी तालिबान, उनके जरिए और जो बलोची तंजीमें और बाकी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनसे मिल के पाकिस्तान में बदअमनी फैलाते थे। अल्लाह की मेहरबानी से आज हम समझते हैं कि पहले की निस्बत हम ज्यादा जो है ना मजबूत हुए हैं और हम उनसे लड़ने के लिए अब पहले से ज्यादा ताकतवर हुए। राइट राना साहब। समर साहब, जो बाइडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी हार को तस्लीम किया है और सारे का सारा ब्लेम जो है वो अफगानिस्तान की फौज के ऊपर डाल दिया। जो बाइडन ने कहा कि जितना हमने साथ अफगानिस्तान की फौज का दिया, जितनी ज्यादा ट्रेनिंग हमने अफगानिस्तान की फौज के ऊपर की, जितना पैसा हमने अफगानिस्तान की फौज के ऊपर लगाया, जब अफगानिस्तान की फौज ही पीछे हट गई तो फिर हम अपने फौजियों को क्यों मरवाते। नंबर 1। सेकंड नंबर पे जिस तरह आपने बात की, जो बाइडन ने कहा कि हम तालिबान को तस्लीम करेंगे अगर देखेंगे कि वो औरतों के हकूक को तस्लीम करते हैं या नहीं। तो मेरे ख्याल से भारत क्या आज तक मकबूजा कश्मीर में औरतों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, क्या उसके ऊपर कभी जो बाइडन या अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट ने ये बात कही? भारत को फिर ये लोग क्यों तस्लीम करते हैं? फिर भारत को क्यों नहीं ये दहशतगर्द करार दे देते हैं? बेसिकली निशांत साहब एक बात बताऊं आपको, बेसिकली भारत क्योंकि उसने खुद को मुआशी तौर पे इतना आगे लेकर, आप देखें इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो ताकत की जंग है वो क्या है, 2 चीजें हैं ना। एक तो ये है कि मुआशी तौर पे कोई भी मुल्क कितना खुद को स्ट्रॉन्ग करता है वो उतना ज्यादा पावरफुल होगा उसके पास, जिसके साथ आप ये देखें कि भारत की मुआशी तौर पे मजबूत होने की वजह से हमारे कुछ मुस्लिम ममालिक इस तरह के हैं कि जो किसी जगह पे जाके अगर कोई बात होती है तो वो हमारी बजाय वो जाके भारत के कैंप में बैठते हैं। तो ये बेसिकली भारत को अभी तक जो लिवरेज मिली रही है, या फिर वो उसने जो अपने इंटरनेशनल तौर पे, राणा साहब ठीक कह रहे हैं, इंटरनेशनली तौर पे भारत ने अपनी जो लॉबिंग की वो इतने स्ट्रांग तरीके से की, इतने ऑर्गेनाइज तरीके से की कि वो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को वो ब्लेम करता रहा। पाकिस्तान को टेररिस्ट का उसने लेबल लगा दिया पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन उसके बदले में हमारे एंड से हमने सफारती महाज बिल्कुल ही खाली छोड़ा हुआ था। किसी जगह पे कोई अब्रॉड किसी भी कंट्री के अंदर कोई लॉबिंग नहीं थी, कोई किसी जगह पे उनको डिफेंड करने वाला नहीं था, कोई जवाब देने वाला नहीं था। तो उन्होंने वही किया कि उन्होंने जो भी उनके इल्जामात थे, जो उन्होंने पाकिस्तान को जितना पूरी दुनिया के सामने इमेज खराब करने की कोशिश कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन इस वक्त भारत बेसिकली टेंशन में इस वजह से भी है क्योंकि अब जिस अमेरिका का हाथ उसके कंधे पे था
और वो दोगलेपन कर रहा था अफगानिस्तान के अंदर भी कि जी पहले तो वो तालिबान के ऊपर अटैक करने के लिए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को यहाँ से असला भी भेज रहा है, जहाज भी भेज रहा है, पूरी सपोर्ट कर रहा है वहां से। और अब जब उसने देख लिया है कि नहीं जी अब पासा पलट गया बाजी का, तो अब वो आगे तालिबान के साथ निगोशिएट करना चाह रहा है। लेकिन तालिबान इतने मासूम या सादा नहीं है कि उनको इन चीजों की समझ ना आए। अभी वो पूरी दुनिया के साथ अगर बाकी हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ भारत के साथ बात करने के लिए एग्री नहीं है, तो इसका मतलब है कि दे नोज वेरी वेल कि जी हमने किसके साथ आगे चलना है, कौन हमारे साथ ठीक तरीके से साफ नीयत से चल सकता है, कौन नहीं। ओ भाई, अमेरिका जिसका हाथ आपके कंधे पे था वो उसको एक्सेप्ट करने जा रहा है, वो उसकी सपोर्ट में जा रहा है। तो भारत तो अब बेसिकली इस वजह से भी थोड़ा तिलमिला रहा है कि भाई उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो नहीं पूरे समर खित्ते के साहब, अंदर तन्हा रह गया है। अमेरिका क्यों तस्लीम करने जा रहा है इतने सालों की जंग को? क्या वो इसी तरह छोड़ देगा अमेरिका? क्या आपको लगता है कि अमेरिका अपनी डूबती हुई कश्ती को बचाने की नाकाम कोशिश करने जा रहा है? निशान साहब, वो और देखें, स्टेट फॉरवर्ड आके ये तो नहीं कह सकता कि जी मैं वहां पे हार गया हूँ। स्टेट फॉरवर्ड आके ये तो नहीं कह सकता कि जी मुझे वहां पे बहुत मार पड़ी है। हाँ, वो ढके छुपे अल्फाजों में जरूर बताता है कि जी मैंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वहां पे खर्च किए, लेकिन मेरे किसी काम नहीं आए। मैं अफगानिस्तान में कोई भी अपनी कुछ भी शो नहीं कर सकता। अब अभी भी वो यही कहता है कि जी ठीक है जी। अभी वो, अगर आप एक और चीज नोट करें कि उसने अभी भी उसकी आज की तकरीर में भी जो बाइडेन की तकरीर में जो चीजें झलक रही थी, वो फिर वही खुदगर्जी थी कि जी मैंने वादा किया था कि जी अमेरिकन को सेफ रखूंगा, मैंने वादा किया था जी कि हम लोग खुद को वहां से निकालेंगे। वो हमने, ओ भाई, अब आप अगर वर्ल्ड पावर हो, आपने पूरी दुनिया को सोचना है। आपने अगर वहां पे, क्या अमेरिका में इंसान रहते हैं, अफगानिस्तान में इंसान नहीं रहते? आपने 20 साल के अंदर कितनी जानें वहां पे जाया की हैं? आपने सिर्फ अपना वाशी नुकसान तो बता दिया कि जी हमने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वहां पे खर्च कर दिया है। आपने ये बताया कि वहां पे आपने कितनी मासूम जानें ली हैं लोगों की? आपने वहां पे कितने लोगों का जानो माल का नुकसान किया है? उसका कौन जिम्मेदार है? बेसिकली ये अमेरिका की हार का यहाँ से आगाज हो चुका हो। राइट। आप दूसरी साइड पे देखें तो जिस तरह इस वक्त जो आप देखें पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अगर हम दो ग्रुप्स बनाए ना, तो उन दो ग्रुप्स के अंदर एक साइड पे चाइना, रशिया, पाकिस्तान, उसके साथ कुछ और भी ममालिक इस तरह के हैं कि जो एक कैंप के अंदर है। दूसरी साइड पे भारत है, अमेरिका है, उसके साथ कुछ मतलब आप समझ लें कि यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके साथ बरतानिया है, उनके साथ ये सारे। लेकिन इस वक्त अगर आप थोड़ा सा गहरी नजर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो यूएस वाला कैंप है वो डाउन जाना शुरू हो गया है। और ये इसकी बहुत बड़ी एक जीती जागता सबूत है इस चीज का कि जो चाइना वाला ब्लॉक है वो अपना एक वो पूरा अमन वाला मुआहदा लेके, आप देखें चाइना अभी भी जिस मुल्क के साथ भी हाथ बढ़ाता है, उन्होंने अफगानिस्तान के साथ भी अभी भी जो उनका डेलीगेशन गया उसके साथ उनकी जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा जी कि हम अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की रीबिल्डिंग के लिए हम लोग रेडी हैं। और तालिबान भी उनके इस बात के ऊपर उनके ऊपर एतमाद करने के लिए रेडी है। हालांकि वर्ल्ड पावर तो अमेरिका है, राइट, लेकिन तालिबान को उनके ऊपर इस वजह से ट्रस्ट है कि चाइना पूरी दुनिया के अंदर उसका एक मिशन भी यही है, वो चलता भी इसी तरीके से है कि वो कोशिश करता है कि जितने भी कंट्रीज को जो जितना फायदा दे सकता है मुआशी तौर पे वो उनको दे रहा है। अब चाइना में पाकिस्तान में अब सीपैक की एग्जांपल लगा लें कि जी पाकिस्तान में अब आने वाला अगले 10 साल 15 साल के अंदर जो फ्यूचर है वो हमें बड़ा ब्राइट नजर आ रहा है। वो इसी वजह से नजर आ रहा है ना कि सीपैक के अब अकेला पाकिस्तान तो सीपैक के ऊपर इतना खर्च कभी भी नहीं कर सकता था कि हमारी जो मुआशी हालात हो चुके हुए थे। तो देखिए, बड़ा हमेशा उसी को एक्सेप्ट किया जाता है कि जो अपने से कमतर को, अपने को छोटे को या फिर कम ताकत वाले को उसको ऊपर से प्रोटेक्ट करे, ना कि उसको वो धमकियां दे, ना कि उसको वो आए दिन उसके ऊपर वो कोई जुल्म मुजालिम ढाता रहे। अमेरिका ने जो किया वो आज तक यही किया, और ये चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता आने वाले टाइम में यही चीजें अमेरिका के खिलाफ। राइट समर साहब। राना साहब, क्या अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर दोबारा तालिबान पर अटैक कर सकता है? मेरा नहीं ख्याल शाम के अमेरिका इस पोजीशन में है। अमेरिका को पता है कि वो ये जंग हार चुका है, और अब जो पिछले जो इलेक्शन में ट्रंप सामने आया था, ट्रंप का सामने आना इस बात की सबसे बड़ी अलामत थी कि अमेरिकन जो हैं वो इस बात का फैसला कर चुके हैं कि अब दुनिया जाए भाड़ में,
सबसे पहले, जैसे हमारे यहाँ मुशर्रफ ने नारा लगाया था ना सबसे पहले पाकिस्तान, तो इसी तरह का नारा ट्रंप ने लगाया कि सबसे पहले अमेरिकन। तो और वो अब अमेरिकन जो पैसे से जो है ना, उसको जो टैक्स का पैसा है उसको बचाने के चक्कर में है। अब उसको ये इस बात की फिक्र है कि कल जो वर्ल्ड ट्रेड, वो आपको पता है, वो टावर पे जिस तरह से अटैक हुए थे और अमेरिका का जो वहाँ इमेज था दुनिया में वो बर्बाद हो गया था। अब वो उसको ये करवाने पता वाला भी है राना कि साहब खुदा अमेरिका खुद ही था। जी जी, वो जो भी था, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि नुकसान भी उसी को हुआ है, चाहे उसका था या किसी ने किया था। वो पॉलिसी नाकाम हो गई है। अगर वो तब ये गलती ना करता तो अब ये आज शिकस्त से दो चार होकर यहाँ से तुम दबा के ना भागता। इसका मतलब ये है कि उसकी पॉलिसियां गलत थी, तो जाहिर बात है उसका नतीजा भी उसी तरह ही बरामद होना। चलें, ये तो राना साहब अमेरिका की तरफ से हो गया कि वो दोबारा अटैक कर सकता है या नहीं कर सकता, वो इस पोजीशन में ही नहीं है। अगर हम तालिबान की तरफ देखें तो क्या तालिबान अमेरिका को एक्सेप्ट करेगा? फौरी तौर पे तो नहीं लग रहा। अभी तो जो सबसे करीब तरीन जो मुल्क हैं वो भी सोच रहे हैं, पाकिस्तान या चाइना। कल में चाइना के जो स्पोक्स पर्सन है उनके फॉरेन ऑफिस के, उनके मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी अभी हम सूरत देख रहे हैं, तो उसके बाद से फैसला करेंगे क्या करना है। इसी तरह रशिया का भी फौरी तौर पे तो अभी चूंकि सीन क्लियर नहीं है, लेकिन ये अल्टीमेटली ये जो करीब के ममालिक हैं, पाकिस्तान, रशिया और चाइना वगैरह, ये मेरे ख्याल में पहले ये जो है ना, ये इनको सफारती ताल्लुकात शायद इनके साथ कायम करेंगे और उसके बाद फिर जो है ना वो बाकी ममालिक। अभी फिलहाल यूरोप जो है ना वो बड़ा, सबसे बड़ा जो है ना वो उसका जो अपोजिशन के तौर पे सामने आया है। शायद अमेरिका भी इतना सख्त नहीं है जितना यूरोप जो है ना टिल मिला रहा है। तो अभी बोरिस जॉनसन का मैं कल देख रहा था, वो भी कह रहा था कि जी हम किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। बल्कि वो बोरिस जॉनसन खुद कह रहे थे, उन्होंने बरतानिया के वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि उन्होंने बल्कि एक पैगाम दिया कि कोई भी मुल्क अफगानिस्तान की को तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना करे। जी आप देखें ना, ये यूरोपियन का भी डबल स्टैंडर्ड है। जो वहाँ पे कुत्ता मर जाए तो उसके ऊपर जनाब वो आसमान सर पे उठा लेते हैं, और यहाँ लाखों लोग मार दिए हैं बमबारी में। तो क्या उनको ये पता नहीं कि यहाँ क्या करते रहे हैं? तो क्या ये इंसान नहीं थे? ये खून इंसानों का खून नहीं था? उनको इंसानी हकूक के बहुत बड़े चैंपियन बनते हैं यूरोप वाले। तो क्या या ये मुसलमानों का जो खून है ये ऐसे जाया हो जाएगा? ये कुदरत का फैसला है, इनको कबूल करना पड़ेगा। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, कुदरत के ये जमीन पे जो फैसले होते हैं, एक फैसला ऊपर होता है और अल्टीमेटली फैसला वही होता है, माना भी वही जाता है कि जो कुदरत का फैसला होता है। और ये लग रहा है कि ये खुदा का फैसला है और उसको जो है इनको मानना पड़ेगा। राइट समर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपसे भी करता हूँ। अमेरिका को तो चलो छोड़ो, उनमें शायद वो अभी पावर नहीं रही या वो इस तरह की कोई मजीद गलती अमेरिका ना करे दोबारा तालिबान के ऊपर अटैक करने का। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि तालिबान जो हैं वो अमेरिका को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इस टाइम तालिबान को इतनी ज़रूरत नहीं है, वो तो अफगानिस्तान में कंट्रोल कर चुके हैं। तमाम बाकी जो ममालिक हैं दुनिया के, वो इस टाइम फुल खौफजदा हैं तालिबान से। देखिए इस बार तालिबान जो आ रहे हैं वो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट पॉलिसी के साथ आ रहे हैं। तो वो स्टेट पर जिस तरह आपने कहा ना कि जी नहीं, अमेरिका इस वक्त कोई हरकत दोबारा इस तरह नहीं कर सकता। अगर उसने करनी होती तो वो ऑलरेडी कर चुका होता, ये वो इनकलाब अपना करता भी ना। तालिबान की तरफ से भी कोई इस तरह की कोई भी चीज़ इस वजह से नहीं आ सकती, क्योंकि अभी इस बार वो जो आ रहे हैं वो एक डिफरेंट सोच के साथ आ रहे हैं। वो सबसे पहले खुद को मुआशी तौर पे संभाल के खड़ा करके पूरी दुनिया के साथ अच्छे तल्लुकात बना के वो दुनिया का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। पहले उनकी ये सोच कभी भी नहीं होती थी। अभी उनकी ये सोच है कि हम लोग दुनिया का हिस्सा बने। लेकिन समझ सर, इसमें ये है कि देखिए वो किसी भी अब मुल्क के प्रेशर में नहीं आने लगे, बिल्कुल नहीं आने लगे। नहीं, इसका देखिए तालिबान का पूरे अफगानिस्तान के ऊपर आके हुकूमत बनाना, इसका सबसे बड़ा फायदा बहसीयत मुस्लिम उम्मा ये फायदा होगा कि मुसलमान कौम को और ज्यादा ताकत मिल गई है। आप देखें पूरी दुनिया के अंदर पहले किसी भी जगह पे कोई भी मजालिम होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जी तालिबान कोई अगर किसी के साथ जाके कोई जबरदस्ती जंग कर दें या ये कर दें वो कर, नहीं,
वो जमहूरी तरीके से भी अगर एक आके, जिस तरह पाकिस्तान है, जिस तरह तुर्की है, जिस तरह बाकी सारे कंट्रीज हैं, वो अब एक पूरी दुनिया का हिस्सा है, वो आके अपना अपना एक हक राय दही देते हैं, अपना अपना अपनी सोच बताते हैं हम मुसलमानों किसके की साथ खड़े हैं। स्ट्रेंथ, मुस्लिम ममालिक की स्ट्रेंथ मुसलमानों की बढ़ेगी। स्ट्रेंथ बढ़ गई है। आप देखें, पहले दुनिया के अंदर किसी भी जगह पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा होता है, कौन आके बोलता है उसके आप ऊपर, बर्मा कौन की आवाज मिसाल ले उठाता है? लें समर साहब, कोई बर्मा भी नहीं। में हाँ, कि दुनिया का सर बेशुमार बदतरीन जगह जो है वो वाकयात हुए थे बर्मा के अंदर। जी बिल्कुल, बेशुमार जगह ऐसी जहाँ पे मुसलमान के ऊपर बेशुमार मजालिम ढाए जाते हैं। कौन आके आवाज उठाता है? कभी देखें तुर्की आके अगर बोल लेता है, पाकिस्तान आके कोई बयान दे देता है, आवाज उठा लेता है, मलेशिया उठा लेता है। इसमें 3 या 4 कंट्रीज थे। अभी अफगानिस्तान में अगर तालिबान की हुकूमत आ गई, तो तालिबान, आप समझ लें कि हम लोगों से ज्यादा एक एग्रेसिव और एक बड़ी ताकत इन दैट सेंस कि मतलब उनका एक दुनिया को इस वक्त इस वजह से भी खौफ है कि उसने वर्ल्ड पावर को, जो खुद को दुनिया की बड़ी ताकत कहता है, जिसके पास नाको दुनिया चने का चबा अच्छे से दिया है। अच्छा हथियार है, जिसके पास दुनिया के मतलब पैसे के हिसाब से देखा जाए, हथियार के हिसाब से देखा जाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, तो किसी चीज की कमी नहीं है। और उसको उन्होंने आके हराया कि जिनके पास कुछ जंग लगे हुए हथियार पड़े हुए हैं। तो ये चीज छोटी नहीं है, पूरी दुनिया को इस चीज का असर जाएगा कि भाई ये एक इस तरह की कौम है, मुसलमान कौम इस तरह की कौम है कि ये जब चाहे दुनिया की वर्ल्ड पावर को भी टेंशन में डाल सकता है। 3 लाख थे अमेरिका के फौजी अफगानिस्तान के मिलाकर, और तालिबान की अगर जी तादाद देखें तो 80,000 के करीब थे। जी जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके बावजूद तो सर ये तो तादाद, मैं कहता हूँ वो बावजूद जितनी मर्जी बढ़ा ले, अभी उसको ये समझ आ गई थी। अच्छा, इसमें जिशान साहब एक चीज और नोट कीजिएगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान को इस वक्त भी जो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ, जहां से आपने बात शुरू की थी, इंडिया जो लॉबिंग कर रहा है वो ये कर रहा है कि जी पाकिस्तान ही है जो तालिबान को सपोर्ट कर रहा अच्छा, है, जो मैं उनको समझ पीछे से साहब यहाँ बैक पर कर रहा है। इंडियन एंकर की आपको एक बता दूं छोटा सा। जी जी उन्होंने एक रिपोर्ट थी बकौल, भारत के जो एंकर हैं उनके बकौल के, तालिबान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, एक लिस्ट बनाना शुरू कर दी है, जिसके अंदर उन्होंने खवातीन जो 20 से 25 साल की जो लड़कियां हैं उनके नाम लिखने शुरू कर दिए हैं कि अपने फौजियों के साथ उनकी जबरदस्ती शादी करवाएंगे। नहीं, वो देखें, ये बहुत छोटी सी चीज है। इस तरह की तो वो फेक चीजें वो सोशल मीडिया के ऊपर इधर उधर फैलाएंगे, लेकिन उस चीज का एक बड़ा वाज़ेह और जीता जाता सबूत उन्होंने ये दे दिया है कि जो उन्होंने अपना आके टीवी के ऊपर इंटरव्यू दिया और उसके ऊपर टीवी एंकर जो बिठाई है, वो चाहे तो उनको मेल भी तो बिठा सकते थे ना। अगर उन्होंने फीमेल बिठाई है तो उन्होंने बताया है कि जी हम लोग एक डिफरेंट माइंड के साथ आ रहे हैं, और इसमें शक भी कोई नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर जितना इस्लाम में औरत को इज्जत दी गई है, इसमें किसी, हाँ ठीक है, पहले वो इस चीज के खिलाफ होते थे कि जी औरत को बाहर नहीं निकलने देते थे, अभी वो खुद कहते हैं कि नहीं, औरत को हम अपने मुआशरे का हिस्सा बनाएंगे, वो जहां चाहे आ सकती है, जा सकती है, लेकिन पर्दे के अंदर। राइट समर साहब, आपका पॉइंट ठीक है। आ गया। राना साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। राना साहब, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा। काबिल के एयरपोर्ट पर जो लोग भागते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, ज़बरदस्ती जहाज़ के अंदर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, कहा यह जा रहा है कि जो बाइडन ने जिन 12,000 ख़ानदानों से वादा किया था कि उन्हें अमेरिका की नेशनैलिटी दी जाएगी, ये वो 12,000 ख़ानदान थे जो अमेरिका की सपोर्ट में खड़े होते थे अफ़गानिस्तान के अंदर। तो अब अगर देखा जाए तो अमेरिका सिर्फ अपने अमले को निकालने की वहाँ से कोशिश कर रहा है। इवन यहाँ तक कि जो उनके कुत्ते हैं उन्हें भी जहाज़ की सीटों पर बिठाकर ले जाया जा रहा है वापस। ऐसा है कि मैं ना, ये जो कल की फुटेज है, ये अमेरिकन जो तैयारा जा रहा है और उसके आगे जो है अफगानी दौड़ रहे हैं और ऊपर लटक रहे हैं पहियों के साथ, और पहियों के साथ ऊपर हवा में गए और वहां से गिर के मर गए हैं। ये मंजर देखकर मुझे वो मंजर याद आ गया जो इससे पहले भी दुनिया की इसी सुपर पावर को शिकस्त हुई थी, और मुझे वो अच्छी तरह याद है वो मंजर जब आखिरी हेलीकॉप्टर उनका जा रहा था मैरीन को लेके, और इसी तरह के जो 12,000 इस बार खानदान, तब 1200 हो गए, और उस वहां पे जब आखिरी जो मैरीन उसके ऊपर हेलीकॉप्टर के ऊपर कोबरा हेलीकॉप्टर के अंदर गया, तो उसने अपने पाँव के साथ सीढ़ी को जो है वो गिरा दिया, और वो जो तस्वीर थी उस वक्त जो जिस फोटोग्राफर ने खींची, वो तब की दुनिया की सबसे बड़ी और देखी जाने वाली तस्वीर थी
कि इसी तरह का मंजर था कि वो ऊपर से लोग गिर रहे हैं, सीढ़ी जो है वो नीचे आ रही है और हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ रहा है, और ये बिल्कुल उसी तरह का मंजर था। अमेरिकन हमेशा अपने पीछे जाते हुए कुछ इस तरह के मनाजर जो है ना वो दे जाते हैं कि वो अल्लाह ताला ने उनको जो तकब्बर है ना, जो आपको पता है कि अल्लाह को पसंद नहीं है। तकब्बर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को रवा है, इंसान को दुनिया की किसी ताकत को रवा नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ताकत के घुमांड में और तकब्बर में जो बड़े बड़े दावे करते हैं, उनके लिए ये दुनिया की रहती दुनिया तक, क़यामत तक ये मनाजर महफूज कर लिए जाते हैं और बताया जाता है कि ये है इंसान तुम्हारी औकात। और ये दुनिया की जितनी मर्जी बड़ी ताकत हो जाए, चाहे वो फिरौन हो, शद्दाद हो, या आज का अमेरिका हो, या कल का USSR हो, इन सब के मनाजर जो हैं वो क़यामत तक जो है वो महफूज हो गए हैं। और ये आपने भी देखे, आने वाली नस्लें भी देखेगी, पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे, ये इसी तरह के फिरौनों के साथ हमेशा हर दौर में होता रहेगा। राइट राना साहब, नाजरीन, तालिबान ने कुछ ऐलान किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं। तालिबान ने कहा कि आलमी बरादरी के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, दूसरे मुल्क के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, आलमी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। अफ़गान तालिबान का सफारतकारों को मुकम्मल सिक्योरिटी देने का भी ऐलान किया गया है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।